हेलो फ्रेंड्स, 50-50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज को अब और नाम दे दिया गया 50-50 सदाबहार जीके जीएस और करंट अफेयर्स। क्लियर? ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो जीके जीएस से आपको जोड़ के रखेगा और आगामी हर एक प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम आपको डालने का प्रयास करते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसका रिवीजन आप सीरियसली में इसका रिवीजन अगर आप करते होंगे या इसको आप देखते होंगे तो बिहार एसएससी का एग्जाम पड़ा है कल 23 तारीख को। आपको उसमें इससे प्रैक्टिस का औकात पता लगा होगा कि कितना क्वेश्चन इससे हूबहू क्वेश्चन आया है। और इससे क्या, आप कहीं से भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चन वहीं से आया है। क्लियर? ऐसा नहीं हम कहेंगे कि सिर्फ इसी से आया है, जी नहीं। अगर आप रेगुलर से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहां से क्वेश्चन हूबहू आया है। कोई बहुत ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। वो सारा क्वेश्चन को हम इस 131 तक के से प्रैक्टिस में करवा चुके हैं, इतना जान लीजिए। आप निकाल के उसको देख लीजिए, पीडीएफ आप उसका निकाल लीजिए, हमारे टेलीग्राम पर डाला हुआ है। हम टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाल दिया करते हैं 50 क्वेश्चन की सीरीज को, विदाउट सोल्यूशन किया हुआ और सोल्यूशन किया हुआ भी। अगर आप उसका रिवीजन करते होंगे तो आपको पता लगा होगा कि हाँ, इससे कितना क्वेश्चन आया है। और आपको वादा करते हैं कि आगामी एग्जाम्स बीपीएससी पीटी एग्जाम होने वाला, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, सिविल कोर्ट, एसएससी और रेलवे का भी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन सीरीज जो है वो चलता रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम डालते रहेंगे। ये कंटेंट हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप कुछ भी चीज की तैयारी अगर कंपटीशन में करते हैं तो ये सिर्फ प्रैक्टिस एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। और अगर ऐसा आपको लगेगा एक बार रिवीजन करने के उपरांत यह क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीएसएससी की मेंस एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका एग्जाम्स तो आप दे दिए, क्योंकि हम बार बार चर्चा करते हैं कि वैकेंसी अपने समय पर आती है, फॉर्म भराता है, स्टूडेंट एग्जाम भी देते हैं। आप रिजल्ट के पीछे न रहे, इसके लिए आप अपने तैयारी को जोर शोर से कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। बस एक बार आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, जिद लड़ा लिए। सफलता एक जिद है, अगर ये जिद आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया तो सफलता दूर नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिए। पहला क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं और आंसर का एनालिसिस उसका करते हैं तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अगर लॉन्ग भी वीडियो चला जाता है तब पर भी इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ले लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट को आवाज में, साउंड में प्रॉब्लम आता है। बता दें कि साउंड का कुछ वैसा मेरे पास अभी कोई खास है नहीं इंतजाम, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा इसके लिए। अगर आवाज कहीं दिक्कत आता है, हालांकि उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आता है कि आप एकदम नहीं सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं तो निश्चित तौर पर आप इसको सुन सकते हैं। क्लियर? लेकिन फिर भी हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप हमें अपना सहयोग देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए कंटेंट भी लाते रहेंगे और लाजवाब कंटेंट लाते रहेंगे कि आगामी एग्जाम्स के लिए क्रैकिंग क्वेश्चन के तौर पर। क्लियर? पहला क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है? संसदीय कार्यपालिका क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। तो संसदीय कार्यपालिका संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसदीय स्वरूप में संसदीय कार्यपालिका जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री तथा राज्य के विधानमंडल में मुख्यमंत्री होता है। और आप जानते हैं कि संसद में लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं और विधानमंडल में विधानसभा के बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री होते हैं। और ये दोनों ही नेता जो होते हैं वो केंद्र में लोकसभा के बहुमत दल के नेता, जबकि राज्य में विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं और ये कार्यपालिका के वास्तविक संस्थापक होते हैं। क्लियर? लेकिन कार्यपालिका के क्वेश्चन पूछता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। क्लियर? अब ये कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका का गठन कैसे होता है, जरा इसको समझिएगा। तो जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल हो जाता है, जाहिर सी बात है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होता है, तो लोकसभा में जिस पार्टी को भी बहुमत मिल जाता है या गठबंधन को बहुमत मिलता है तो उसी के सदस्य जो होते हैं उसको मिला के संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बना दिया जाता है। संसदीय कार्यपालिका की विशेषता होती है, राजनीतिक एकरूपता रहता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व इसमें होता है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के बीच का अंतर होता है और कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग प्राप्त होता है। यही संसदीय कार्यपालिका की
कुछ मुख्य विशेषताएं होती है। आप ध्यान रखेंगे, संसदीय कार्यपालिका जो होती है, इसका अर्थ है कि कार्यपालिका वैसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट पैमाने में मापा गया एक तापमान है और इसको क्या है ना कि इसको 200, इसका मापन जब किया गया तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। अब इसका सेल्सियस में पैमाने पर मान ज्ञात करने के लिए कहता है। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, C/5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273, K माइनस 273 बटा 5, 273 बटा 5 बराबर R बटा 4। यही फॉर्मूला होता है एक पैमाने से दूसरे पैमाने पर ऊष्मा यानी तापमान को मापने का। क्लियर? आपको फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है और सेल्सियस तापमान मान निकालना है सेल्सियस पैमाने पर, तो ये दोनों इक्वेशन तो बराबर ही है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ले लेंगे, यानी C/5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 वाला इक्वेशन ले लेंगे तो C का मान निकल जाएगा। C का मान निकालने के लिए C को जस्ट का ज्यों का त्यों रखेंगे, तो C/5 बराबर F का मान रख देंगे, 200 डिग्री है, अब माइनस यहाँ पे 32 है दिया हुआ बटे 9 है। अब अगर C को हम लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 200 में से 32 को घटा देंगे तो 168 और यहाँ पे गुना में 5 हो जाएगा, अब बट्टा 9 हो जाएगा। बराबर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 16 पचे 80, अच्छा 84 यानी 840 बट्टा 9। अर्थात अगर यदि जो C का मान हम ज्ञात करेंगे तो कितना निकल गया, इसको काटेंगे तो 9 9 81, 3 9 27, फिर 3 9 27, यानी कि 93.3 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका सही आंसर सेल्सियस पैमाने पर। अगर यही केल्विन पैमाने पर कह देता तो फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ था, केल्विन वाला इक्वेशन ले लेते बराबर में। रोमर स्केल पर कहता तो फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ था, रोमर स्केल पर ले लेते इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। स्वजल धारा योजना, स्वजल धारा योजना किससे संबंधित है, तो ध्यान देंगे ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित है स्वजल धारा योजना। हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो वाटर शेड प्रोवाइड किया गया है किसानों को, यह हरियाली योजना से संबंधित है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण प्रबंधन योजना, ये ग्रामीण स्वरोजगार योजना है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो ग्रामीण संपर्क स्थापित करने के लिए सड़क परियोजना है। क्लियर? तो सही आंसर मिलता है 2 3 4 1। अब बारी बारी से जरा देखने का प्रयास कीजिएगा योजनाओं को। स्वजल योजना, ये स्वजल योजना क्या है, तो इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। यह परियोजना पायलट आधार पर एकीकृत तरीके से काम करती है। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2018 में 6 राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में लागू किया गया था। स्वजल धारा योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय योगदान कभी कभी पूछ देता है, तो केंद्र सरकार का 90 और राज्य सरकार का 10 है, यानी 90:10 के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार के वित्तीय योगदान है स्वजल धारा योजना के तहत। क्लियर? अब इसमें एक नाम दिए है फ्रेंड्स, वो दिए है पायलट परियोजना। ये पायलट योजना क्या है, तो पायलट योजना वह योजना होता है जिसका उपयोग किसी विचार को बड़े पैमाने पर पेश करने से पहले उसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है। क्लियर? दूसरा है हरियाली योजना, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटर शेड विकास परियोजना है यह हरियाली योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मछली पालन और वनीकरण के लिए पानी के संरक्षण में सक्षम बनाना है। इस योजना को 2003 में शुरू किया गया था। क्लियर? और इसके लिए वाटर शेड किसानों को प्रोवाइड किया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में की गई थी। इस योजना का निर्माण भारत की प्रमुख 6 योजनाओं को मिलाकर किया गया था। इस योजना का उद्देश्य लघु उद्योग को बढ़ावा देना और ग्रामीण निर्धनों की सहायता करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2000 में किया गया था। इस योजना के माध्यम से सभी छोटे एवं बड़े गांवों की सड़कों को शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। क्लियर? यही सारी योजनाएं थी और उससे रिलेटेड बातें हमने आपको बता दी है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का इसमें से भाग है, तो ध्यान देंगे काराकोरम श्रेणी केटू जिसे कहा जाता है, काराकोरम यानी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम यानी केटू, 8611 मीटर ऊंचा। क्लियर? ध्यान देंगे यह अक्साई चीन जो है वो काराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा है। अक्साई चीन मुख्य रूप से चीन में झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में
होटन काउंटी राज्य का हिस्सा है जो तिब्बत के पठार का दक्षिण पश्चिम विस्तार है। अक्साई चीन काराकोरम रेंज से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर कुनलुन पर्वत से उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। क्लियर। भारत का दावा है कि अक्साई चीन का चीनी कब्जे वाला हिस्सा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से का वह बड़ा क्षेत्र है जो 1950 ईस्वी से चीनी कब्जे में रहा, जिसे चीन ने प्रशासनिक रूप से इसे सिंजियांग प्रांत के कारगिली जिले का हिस्सा बना दिया है। अक्साई चीन मुद्दे पर चीन और भारत ने 1962 ईस्वी में एक संक्षिप्त युद्ध लड़ा था, जिसे 1993 और 1996 ईस्वी में दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसे अक्साई चीन वाला क्षेत्र जो है वह चाइना को प्रदान किया गया है और वही अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सा जो है वो प्रदान किया गया है भारत को इस हस्ताक्षर, इस समझौते ज्ञापन के तहत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना हुआ करता था? ध्यान देंगे, उपज का 1/6 भाग हुआ करता था हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर। अब ये हिंदू विधि क्या है, हिंदू लॉ क्या है? तो इससे आशय है कानूनों से जो ब्रिटिश कालीन भारत में हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होता था। इसकी शुरुआत 1772 ईस्वी में तब हुई जब ब्रिटिश अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि भारत में कॉमन लॉ लगाने के बजाय हिंदुओं के लिए हिंदू विधि और मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि यानी शरीयत लागू की जाएगी। क्लियर। इसके तहत टैक्स वसूल किया जाता था। हिंदू विधि द्वारा उपज का मान्य जो था वो उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। हालांकि इस हिंदू विधि की चर्चा मनु स्मृति में भी मनु के द्वारा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं रहा है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। चुनाव आयोग से संबंधित कौन सी बातें सही नहीं कही गई है? ध्यान देंगे, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, पहला नंबर ऑप्शन में चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यह काम जो है वो चुनाव आयोग का नहीं होता है, अधिसूचना जारी करना। क्लियर। अब जरा देखेंगे चुनाव आयोग के बारे में। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के क तक किया गया है। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं वर्तमान समय में, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इन सभी तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह मूल रूप से 15 अक्टूबर 1989 ईस्वी को एकल निकाय था। जब ध्यान देंगे, जब चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था, तो उस समय से लेकर यानी 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 ईस्वी तक यह एकल निकाय था, यानी एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। क्लियर। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 ईस्वी से 1 जनवरी 1990 ईस्वी तक इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया और पुनः एक बार फिर से 2 जनवरी 1990 ईस्वी को इसे एकल सदस्यीय बना दिया गया। क्लियर। और 30 सितंबर 1993 ईस्वी तक यह एकल सदस्यीय रहा और फिर पुनः 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी से यह 3 सदस्यीय बना दिया गया है, जो वर्तमान समय में अभी भी लागू है। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान समय में लागू जो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है वह कब लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। क्लियर। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर। त्याग पत्र किसको देते हैं? तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दिया जाता है। राष्ट्रपति का संबोधन प्राप्त करके और त्याग पत्र दे सकते हैं। क्लियर। लेकिन निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रावधान जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर पद इनको समझा जाता है, जिसके कारण से जो विधि उसके द्वारा यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लगा के ही इसे पद से हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं? तो चुनाव के तिथि का निर्धारण करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और अर्ध न्यायिक कार्य करना, ये सभी काम निर्वाचन आयोग के होते हैं। तो अधिसूचना जारी जो किया जाता है वो निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी से निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कुछ दिया हुआ है। अनुच्छेद 124 से लेकर
29 तक जरा एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ देते हैं। अनुच्छेद 324 में कहा गया चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। अनुच्छेद 325 कहता है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं करार किया जाएगा। अनुच्छेद 326 कहता है लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न कराया जाएगा। यानी ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हमें मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 326 में प्रोवाइड किया गया है। क्लियर। अनुच्छेद 327 की बात करेंगे तो विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। अनुच्छेद 329 के क्रम में प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में से क्वेश्चन पूछता है कि राज्यों में पंचायत चुनाव जो होता है क्या वह निर्वाचन आयोग के अंतर आता है? जी नहीं, वह नहीं आता। राज्य के चुनाव आयोग के वह अंतर्गत आता है। और पंचायती चुनाव जो होते हैं, पंचायतों का चुनाव होता है, वो जो राज्य सरकार के अनुमति से प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसकी देखरेख और इसका विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तय किया जाता है। क्लियर। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु फिट फॉर 55 नामक एक जलवायु एजेंडा किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया है जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु फिट फॉर 59 नामक एक जलवायु एजेंडा। चलिए, यह जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ के द्वारा फिट फॉर 55 एजेंडा जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य कानून के 8 मौजूदा टुकड़ों को मजबूत करना और नीति क्षेत्रों और आर्थिक क्षेत्रों की एक श्रृंखला में 5 नई पहल, जिसमें जलवायु, ऊर्जा और ईंधन, परिवहन, इमारतें, भूमि उपभोग, उपयोग और वानिकी, ये 5 नई पहल। ध्यान देंगे, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 5 नई पहल में कौन शामिल नहीं है। क्लियर। इस फिट फॉर 55 एजेंडा में तो जलवायु, ऊर्जा और ईंधन, परिवहन, इमारत, भूमि उपयोग और वानिकी, यही 5 नया पहल है जो इस श्रृंखला में जोड़ा गया है। ध्यान देंगे, फिट फॉर 55 कम से कम 55% उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को संदर्भित करता है, जिसे यूरोपीय संघ ने 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विकास दर शब्द का अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा पहली 6 पंचवर्षीय योजना से प्राप्त 3.7% प्रति वर्ष की वृद्धि दर से है। इस शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा हिंदू विकास दर शब्द का प्रतिपादन किया गया था। इस शब्द का प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1970 ईस्वी के दशक के उत्तरार्ध में अपनी एक व्याख्यान में तर्क दिया था और उस तर्क के तहत कहा था अर्थव्यवस्था के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, भारत में प्रवृत्ति विकास दर जो है वो 3.5% ही रहेगी। और इसी के साथ ही हिंदू विकास दर को लक्षित किया गया था, प्रतिपादन किया गया था शब्द को प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा। क्लियर। विकास की हिंदू दर 1950 से 80 के दशक के बीच अधिक समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न विकास दर को इंगित करने के लिए अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। इस अवधि के दौरान यानी 1950 से 1980 ईस्वी के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर लगभग 3.5% थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय में मात्र 1.3% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला विश्व विरासत शहर इसमें से कौन सा हुआ है? तो अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद जो है वो भारत का पहला विश्व विरासत शहर के रूप में शामिल किया गया है। ध्यान देंगे, पोलैंड के काक्रो शहर में आयोजित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 41वीं बैठक में अहमदाबाद को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया था। अहमदाबाद विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर है। क्लियर। इसके पहले चीन के 2 शहर को शामिल किया गया था। अहमदाबाद महानगर पालिका ने 31 मार्च 2011 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में अहमदाबाद को सांस्कृतिक शहरों की श्रेणी में विश्व धरोहर शहर का दर्जा देने के लिए आवेदन किया था। कब? 31 मार्च 2011 को। लेकिन इसे विश्व धरोहर शहर के रूप में शामिल किया गया 8 जुलाई 2017 को। क्लियर। इस शहर की स्थापना 1411 ईस्वी में तत्कालीन गुजरात के शासक अहमद शाह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसमें से नहीं रहा था? ऑप्शन है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति या उच्च नेतृत्व। ध्यान देंगे, मराठों के उत्कर्ष जो हुआ था, निर्माण मराठों का उद्भव जो हुआ था, उसका देन नहीं है, कारण नहीं बना राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति इसके उत्कर्ष का कारण नहीं था।
अब ध्यान देंगे, मराठों के उत्कर्ष के कारणों में महत्वपूर्ण कारण में से आता है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। चूंकि यह प्रदेश अधिकांशतः पहाड़ों, नदियों, जंगलों एवं अनुपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र था, इसलिए यहाँ के लोग जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। दूसरा कारण है पहाड़ी प्रदेश के निवासी होने के कारण मराठे स्वस्थ और बलिष्ठ होते थे। तीसरा कारण है चूंकि मराठे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, इसलिए वे छापामार युद्ध शैली में यानी गोरिल्ला युद्ध में बहुत ही निपुण थे। तो ये 3 कारण काफी इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है मराठों के उत्कर्ष का। इन सभी के अलावा मराठों के उत्कर्ष का और भी कारण था, जैसे कि प्राकृतिक कारण, महाराष्ट्र में धार्मिक जागृति का होना, युद्ध कला और प्रशासन में प्रशिक्षण, साहित्य और भाषा का योगदान, शिवाजी का व्यक्तित्व, दक्षिण के सिया राज्यों का मुगलों में से संघर्ष होना, दादाजी कोंडदेव का प्रभाव, आध्यात्मिक गुरु रामदास का प्रभाव, पंचायती संस्थाओं का योगदान तथा मुगलों की निर्बलता। ये सभी कारण जो रहे थे वो मराठों के उत्कर्ष के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ध्यान दीजिएगा, सिंगरौली एक तरफ दिया हुआ है शहर का नाम और दूसरे तरफ उसमें वह किस लिए प्रसिद्ध है, इस बारे में आपको मिलान करना है। ध्यान दीजिएगा, सिंगरौली जो है वो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, कजराइट जो है वो सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोयली जो है वो ध्यान रखेंगे तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है गुजरात का, आनंद जो है वो दुग्ध उत्पादन के लिए, अमूल दुग्ध का उत्पादन, दुग्ध प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा आनंद का क्षेत्र प्रसिद्ध है। ध्यान देंगे, सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही कजराहट जो है वह क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, जो सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। क्लियर, सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। आनंद की अगर कोयली की बात करेंगे तो गुजरात राज्य में स्थित तेल उत्पादक क्षेत्र है, वहीं पर तेल शोधनशाला भी स्थित है गुजरात के कोयली में। आनंद की बात करें तो गुजरात में स्थित दुग्ध उत्पादन का राष्ट्रीय डेयरी का केंद्र यहाँ पे है। यहाँ दुग्ध उत्पादकों का अमूल ब्रांड जो है यहीं से उत्पादन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किस आधार पर? ध्यान देंगे, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो ध्यान देंगे, परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन भारत में किया जाता है, यानी आय और उपभोग के आधार पर। क्लियर। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की मासिक आय यदि अगर 4080 रुपया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो 4080 रुपया अगर है, 5 व्यक्तियों के एक परिवार में किसी भी एक का मासिक आय अगर 4080 रुपया से कम है तो वह परिवार निर्धन माना जाएगा। और यही आंकड़ा शहर का अगर है तो 5 व्यक्तियों का एक अगर परिवार है और उसका आय 5000 रुपया से कम है, इसका मतलब उसे शहरों में गरीब माना जाएगा। क्लियर। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO, जिसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल संधि क्या प्रदान करता है? बेसल संधि क्या प्रोवाइड करता है या बेसल संधि क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, विभिन्न देशों के बीच हानिकारक अपशिष्टों के सीमा पार संचालन को नियंत्रण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देश है। इसे ही बेसल संधि या बेसल ट्रीटी कहा जाता है। क्लियर। बेसल कन्वेंशन की अगर बात करेंगे तो यह खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि है और यह संधि 22 मार्च 1989 ईस्वी को हस्ताक्षरित किया गया था तथा इसे 5 मई 1992 ईस्वी को प्रभावशील बनाया गया। इस अंतरराष्ट्रीय जो संधि है, इसका लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना और इसका मुख्य फोकस जो है वो केंद्र बिंदु जो है वो विकसित देशों और विकासशील देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आयात निर्यात को बाधित करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ध्यान देंगे, रियासतों को हड़पने की नीति, हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था। सन 1858 ईस्वी में जो डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में राज्य हड़प की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाया गया था, उसे इसके तहत पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया। क्लियर। तो ये तो बिल्कुल ही सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी घोषणा पत्र में कहा था कि रियासतों को हड़पने की नीति जो है
उसे समाप्त किया जाएगा। क्लियर। और इस महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है वो 1 नवंबर 1958 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में खुले तौर पर घोषित किया गया था, यानी पढ़ा गया था। इसके तहत सहमति हुई कि रानी विक्टोरिया भारत के प्रशासन पर सभी पहलुओं में पकड़ रखेगी, चाहे वह सामाजिक हो चाहे तो आर्थिक हो। क्लियर। रानी की उद्घोषणा में आश्वासन दिया गया कि धार्मिक मामलों में प्रशासन द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। भले ही ब्रिटिश क्राउन का भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण था, फिर भी भारत के लोगों के रीति रिवाज, प्रथाओं और प्राचीन संस्कारों को उचित सम्मान दिया गया था। इसके तहत भारत के मूल निवासियों ब्रिटिश लोगों को अन्य प्रजा के समान दर्जा देने का निर्णय लिया गया। घोषणा पत्र में देश में व्याप्त नस्लीय भेदभाव जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और अविकसितता की इन सभी बुराइयों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उद्घोषणा में भारतीयों की समृद्धि को अंग्रेजों की ताकत और भारतीयों की संतुष्टि को भारत में सामग्री की शक्ति की सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया गया था। ये सभी बातें 1858 ईस्वी की घोषणा पत्र में 1 नवंबर के दिन इलाहाबाद के किला में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी का क्या क्या प्रावधान था, तो इसको भी जरा गौर फरमाइएगा। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय सहित निगरानी को हटा दिया गया। राज्य सचिव ब्रिटिश सांसद के रूप में कार्य करेगी, जो 15 सदस्य की एक सलाहकार समिति के तहत होगा या उसके अधीन होगा। राज्य सचिव ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रशासन और भारत सरकार के बीच मध्यस्थ और माध्यम के रूप में काम करेगी। ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार की नीति को समाप्त कर दिया गया 1858 ईस्वी के प्रावधान के तहत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने महत्वाकांक्षी जलवायु रणनीति के लिए कार्य योजना को शुभारंभ किया है? तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा FAO के द्वारा महत्वाकांक्षी जलवायु रणनीति के लिए एक कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है। 2022 से 2031 की यह महत्वाकांक्षी रणनीति है। क्लियर। FAO की बात करेंगे तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। इसका वर्तमान मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 194 है और इसका आदर्श वाक्य जो है वो लेट डियर बी ब्रेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक नोट और चेक किस प्रकार के धन के उदाहरण होते हैं? बैंक नोट और चेक जो होते हैं वह विश्वासनीय मुद्रा के उदाहरण के अंतर्गत समझे जाते हैं, यानी विश्वसनीय मुद्रा होते हैं ये। अब विश्वासनीय मुद्रा को जरा देखिएगा तो यह एक ऐसी मुद्रा होती है जो परंपरागत रूप से जारीकर्ता या धारक के बीच विश्वास या वादों में होता है। इसके अंतर्गत चेक, बैंक नोट या ड्राफ्ट शामिल किए जाते हैं। पूर्ण मुद्रा की अगर बात करें, पूर्ण मुद्रा क्या होता है? तो इसे वस्तु मुद्रा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, पूर्ण मुद्रा को इसे ही वस्तु मुद्रा या इसे पूर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। पूर्ण मुद्रा इसे कहा जाता है। क्लियर। यानी कमोडिटी मनी भी इसे कहा जाता है। पूर्ण मुद्रा का अर्थ उस मुद्रा से होता है जिसमें धातु का मूल्य एवं ढले हुए सिक्के का मूल्य भिन्न न होकर एक समान रहता है और इसके बदले में वस्तु को खरीद बिक्री किया जाता है। क्लियर। वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी किसे कहा जाता है? तो वैध मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसे सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। कमर्शियल बैंक मनी क्या होता है? तो यह मुद्रा के उस हिस्से का वर्णन करता है जो पुस्तक मुद्रा से बनता है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा यह उत्पन्न एक प्रकार का ऋण होता है। सभी प्रकार के ध्यान रखेंगे मुद्रा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महापुरुषीय धर्म संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह शंकर देव के द्वारा किया गया था। महापुरुषीय धर्म संप्रदाय की स्थापना। इस महापुरुषीय धर्म संप्रदाय को एक शरण धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संस्थापक श्रीमंत शंकरन देव के वैष्णव संप्रदाय का एक पंथ था। यह एक शरण धर्म या महापुरुषीय धर्म। क्लियर। यह वैष्णव संप्रदाय का एक पंथ था। इसे नव वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं है। धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक पवित्र ग्रंथ चौकी पर रख दिया जाता है। इसे ही नैवेद्य या भक्ति निवेदित की जाती है। इस संप्रदाय में दीक्षा की व्यवस्था भी नहीं किया गया है। इस मत के अधिकांश अनुयायी जो है वो असम में निवास करते हैं। इस धर्म में श्रवण कीर्तन का अधिक महत्व दिया गया है। इस धर्म को नव वैष्णव धर्म और महापुरुषीय धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस धर्म का मूल मंत्र एक देव, एक शिव, एक बिने नायिके, यानी एक ही देव है और एक ही सेवा है, इसके बिना कोई नहीं है। इसका
मूल मंत्र है। इस धर्म में कोई जाति भेद, ऊंच नीच, धन धनी, दुखियारा, इस सब का भेदभाव नहीं किया गया। क्लियर? इसे ही एक सरल धर्म कहा जाता है। यह श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा स्थापित किया गया था असम के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगदाब यानी सारनाथ। सारनाथ के मृगदाब में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाब या हिरण कुंज में अपने उन 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था जो ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व बेला में उनके साथ रहे थे। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धम्म चक्र प्रवर्तनम या धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और इसका उल्लेख जो है वह संयुक्त निकाय नामक पुस्तक में ग्रंथ में किया गया है। क्लियर? वो जो 5 साधक थे जिनको सबसे पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक थे जो उनके स्ट्रगल लाइफ के समय, जिस समय यह सत्य की खोज कर रहे थे, उस समय इनके साथ उरुबेला राजगीर में तपस्या करते थे। बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं और उसका प्रतीक चिन्ह की अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन के रूप में इन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। यानी संबोधि का प्रतीक चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन रूप में भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है तथा इसे निर्वाण कहा गया है। प्रथम उपदेश का चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह जो है वह है चक्र तथा इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। देहावसान यानी भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसे उसका चिन्ह जो है प्रतीक चिन्ह स्तूप के रूप में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। गृह त्याग की घटना जो है वो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है तथा इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो घोड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। जब कोई कंप्यूटर जो है वो शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से को लोड करने की प्रक्रिया जो होती है उसे बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है टैगिंग। ये टैगिंग क्या है? तो इसका उपयोग सामग्री के संग्रह को एक साथ सामूहिक करने या किसी विशिष्ट व्यक्ति या संस्था के सामग्री का एक टुकड़ा निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। अच्छा, मैपिंग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप से बताना मैपिंग कहलाता है या इसे मानचित्रण कहा जाता है हिंदी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? वो है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य जो है वो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक और मुख्य रजिस्ट्रार भंबर लाल बैरवा ने जुलाई 2023 में जयपुर की नूर शेखावत को राजस्थान का पहला, ये भी नाम याद रखेंगे, नूर शेखावत को राजस्थान का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। राजस्थान के ट्रांसजेंडर को उनके जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का भी अभियान शुरू किया जाएगा बहुत ही जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी जो है वो रूस में, यूरोप के रूस वाला क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। यह बल्दाई पहाड़ी पर 665 फुट की ऊंचाई पर स्थित स्रोत से निकलकर यह नदी 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होती हुई कैस्पियन सागर में गिर जाती है और गिरने के पहले डेल्टा का निर्माण करती है। वोल्गा नदी की कुछ मुख्य सहायक नदियां में अका नदी है, कामा नदी जो वोल्गा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तथा उंझा नदी ये भी वोल्गा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीति रही थी वो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त करेंगे। यानी जब क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में, तब कहा गया था कि अगर भारतीय लोग हमें मदद करते हैं युद्ध में तो निश्चित तौर पर हम आगे इनके लिए कुछ सोचेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि ना, कांग्रेस ने कहा था ना, हमें आप वादा कीजिए, लिखित प्रमाण दीजिए कि अगर यह युद्ध में आप जीतते हैं तो आप हमें आजादी ही देंगे। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन के सहयोग करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नीति लगाई थी। क्लियर? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों के साथ थी जो फासिस्ट हमले के शिकार हुए थे।
यह फासिस्ट के खिलाफ संघर्ष में ब्रिटेन व उसके सहायक अन्य जनतांत्रिक शक्तियों को सहयोग करना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस ने यह मांग रखी कि युद्ध में भाग लेने से पहले या तो भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए या प्रभावी सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाए। लेकिन क्रिप्स मिशन ने कहा था कि अगर हम जीतते तब आगे कुछ हम भारत के लिए सोचेंगे। इसी के साथ क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रैम नहीं है? इसमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी इनमें से कौन सा नहीं है? तो पी रैम। पी रैम जो है वो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होता है। क्लियर। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक प्रकार का सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है जिसमें डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप में इलेक्ट्रिक पावर, यहां करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, क्लियर, इलेक्ट्रिक पावर की आपूर्ति होती रहेगी तब तक इसमें डेटा स्थिर रहता है। इसे ही एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? तो इसे EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM होता है। इसमें बिजली की आपूर्ति हटाए जाने पर अपने सामग्री को बरकरार रखने की क्षमता होती है। DRAM क्या होता है? तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश को मिसाइल कार्वेट INS किरपान उपहार में दिया गया है? वो उपहार में वियतनाम को प्रोवाइड किया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत ने वियतनाम को नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कार्वेट INS किरपान उपहार में दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून को अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गैंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद इसकी घोषणा की। INS किरपान क्या है, जरा इसके बारे में विस्तार से देख लीजिएगा। 1350 टन क्षमता वाली खुखरी श्रेणी की मिसाइल कार्वेट है यह INS किरपान, और इसे 12 जनवरी 1991 ईस्वी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि हाल ही में वियतनाम को उपहार में दिया गया INS किरपान को पहली बार भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो 12 जनवरी 1991 ईस्वी को। इसकी क्षमता करीब 1400 टन, लंबाई 91 मीटर और बीम 11 मीटर है, और यह 25 समुद्री मील से अधिक की गति करने में सक्षम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण देने 10% जो आरक्षण दिया गया है जनरल को, उससे संबंधित है 103वां संवैधानिक संशोधन। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में संशोधित किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कास्ट को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान का 101वां संवैधानिक संशोधन अगर देखा जाए तो यह 2016 केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु एवं सेवा कर GST लगाने की अनुमति प्रोवाइड करता है। अनुच्छेद 101वां संवैधानिक संशोधन 2016। 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 में पारित हुआ था। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य जो थे लोकसभा में, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय जो थे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। राज्य के विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 एंग्लो इंडियन सदस्य को सीटें को समाप्त कर दिया गया। क्लियर। 104वां संवैधानिक संशोधन जो 2020 में पारित हुआ था। 93वां संवैधानिक संशोधन अब देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी OBC के लिए आरक्षण 27% दिया गया था। 93वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी के तहत मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो बिहार में अफीम की खेती जो है वो गया में की जाती है। अफीम की खेती अभी भी अब गया के बाराचट्टी एवं धनगई इलाके में अफीम की खेती खूब जोरों शोरों से होती है। लेकिन ओवरऑल अगर भारत में देखा जाए कि भारत में सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सबसे ज्यादा अफीम की खेती की जाती है। अफीम पोस्ता सूखे लेटेक्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसका बोटेनिकल नाम पापेवर सोमनिफेरम पौधे होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावार्थ दीपिका नामक टीका किस भाषा में लिखी गई है? मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका नामक पुस्तक की रचना की गई है। ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र के एक संत कवि थे ज्ञानेश्वर, इनके द्वारा ही भावार्थ दीपिका नामक पुस्तक की रचना या इसे ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो भावार्थ दीपिका है वह श्रीमद् भागवत गीता पर लिखा गया एक टीका है। यह काव्य
मलेक नए प्रवचन पर आधारित है, जिसे संत ज्ञानेश्वर ने अपने ज्येष्ठ बंधु और गुरु निवृत्तिनाथ के निर्देश पर किया था। संत ज्ञानेश्वर को बरकरी संप्रदाय में विष्णु का अवतार एवं मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। दोनों बात याद रखेंगे, संत ज्ञानेश्वरी को बरकरी संप्रदाय का जनक माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है और मराठी साहित्य का जनक माना जाता है संत ज्ञानेश्वर को। क्लियर। अधोलिखित में मौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा इसमें से कौन है? तो दिनार गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था। ध्यान देंगे, गुप्तकालीन वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन उनके सोने के सिक्कों में शुद्धता की कोई चर्चा नहीं मिलती है। गुप्त काल के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासक भारत में जारी किए और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। गुप्त काल में जारी किए गए चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था और सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। ऑप्शन में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां इकाई थी। मुद्रा की एक इकाई निष्क और शतमान थी, जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। पर्ण की बात करें तो पर्ण जो है वो मौर्यकालीन मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो सकता है? तो ध्यान देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान जो होता है वो 56 होता है। ऑप्शन नंबर ए 56 होता है। क्लियर। CaO का द्रव्यमान जो होता है वो कैसे निकालेंगे, जरा इसको समझिएगा। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान कितना 40 होता है और क्या अणु है कैल्शियम का 1, तो गुना 1 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16 होता है। कितने अणु है ऑक्सीजन के? 1 है, तो मिल के बन गया 40 और प्लस 16 यानी कि 56 इकाई कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे अन्य तत्व और इसके कुछ परमाणु द्रव्यमान, जैसे सीसा का 207.21 परमाणु द्रव्यमान होता है, AMU में व्यक्त किया जाता है। सोना का 196.9665 AMU होता है। टीना का परमाणु द्रव्यमान जो टीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 118.7 AMU होता है। चांदी का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 107.88 AMU के बराबर होता है। ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान 79.916 AMU के बराबर होता है। जस्ता का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 65.38 AMU के बराबर होता है। तांबा का परमाणु द्रव्यमान 63.546 AMU के बराबर और सोडियम का होता है 22 यानी 22.989 AMU के बराबर होता है। कुछ तत्व और उसके परमाणु द्रव्यमान था AMU में, उसको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह क्या है परियोजना? तो ध्यान देंगे, इस योजना के तहत संसद सदस्य वर्ष 2019 तक 3 गांवों और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों के सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए जिम्मेदार होंगे। पहला आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक और 2 अन्य को वर्ष 2019 तक विकसित किया जाना था। वर्ष 2019 से 2024 तक प्रत्येक सांसद द्वारा हर वर्ष 5 और आदर्श ग्राम विकसित किए जाने की योजना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजकोषीय नीति जो होता है वो सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित होता है राजकोषीय नीति। क्लियर। जबकि मौद्रिक नीति RBI के द्वारा तय किया जाता है मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने के लिए, और ठीक मुद्रा स्फीति कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति को अपनाया जाता है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियां जो होती है उसे ही राजकोषीय नीति कहा जाता है भारत सरकार का। यह वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर ऐसे ढंग से पुनर्वितरित करना आय को कि आय और धन की असमानता दूर हो जाए, जिससे समाज में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो तथा संतुलित रूप से जीवन स्तर में सुधार हो सके। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स को राजकोषीय नीति के सिद्धांत का जनक माना जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नॉलेन गुड़ के लिए अद्वितीय है? तो नॉलेन गुड़ जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। नॉलेन गुड़ जो होता है वो ध्यान दीजिएगा कि यह खजूर के रस से बनाया जाता है, जिसे नॉलेन गुड़ कहा जाता है। जब खजूर का पहला खेप
खजूर के रस का तैयार किया जाता है गुड़, तो उसको नोलन गुड़ कहा जाता है, नया गुड़ कहा जाता है। लेकिन दूसरे खजूर के दूसरे खेत के रसों से द्वारा जो तैयार किया जाता है, यानी एक बार में जो प्योर जो गुड़ निकला उसके रस से, खजूर के रस से, उसको नोलन गुड़ कहा गया, नया गुड़। और जब दूसरी बार उसी से गुड़ निकाला गया उसको निचोड़कर, तो उसे जीरेन गुड़ के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, किस लिए किया गया था? तो अंग्रेजों को बाहर, भारत से बाहर निकालने के लिए लाल कुर्ती आंदोलन का गठन किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1930 से 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में। क्लियर? खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था यह लाल कुर्ती आंदोलन, किसके समर्थन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए। खुदाई खिदमतगार एक फारसी भाषा है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। हालांकि इन्होंने अफगानिस्तान, यानी खान अब्दुल गफ्फार ने अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के सीमांत जिलों को मिलाकर एक स्वतंत्र पख्तूनिस्तान का निर्माण का विचार भी प्रस्तुत किया था, जो बाद में पाकिस्तान के द्वारा रद्द कर दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? वो है हमारा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए और राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहन करना है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है? तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति को आकस्मिक रिक्तियों के दौरान, यानी उपराष्ट्रपति का जो आकस्मिक रिक्ति, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया या पदच्युत हो गए राष्ट्रपति, तो या बीमार पड़ गए हैं, कार्य संभालने योग्य नहीं रह पाए, तो ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति की भूमिका अदा करेगा, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। क्लियर? अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, यानी विभेद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल के बारे में। तो स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड होती है अगर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे तो, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, निकेल में ध्वनि की चाल 60 यानी 6040 मीटर पर सेकेंड रहेगा अगर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बरकरार है तो, ये भी बात बिल्कुल ही सही है। तो दोनों कथन जो हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल के बारे में बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बदल जाता है, जबकि आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पर। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होती है। नेक्स्ट जरा देखिएगा कि कुछ पदार्थ दिया हुआ है, उसमें चाल दिया हुआ है, उसकी चाल दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो अब यही लिख दोगे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुछ पदार्थ है और उसका तापमान चाल दिया हुआ है। एल्यूमिनियम की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। निकेल की चाल 6040 मीटर पर सेकेंड होती है। स्टील की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। और ध्यान रखेंगे, प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल में भी वृद्धि होगा 0.61 मीटर पर सेकेंड की। क्लियर? आयरन का चाल जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5950 मीटर पर सेकेंड होता है। पीतल की चाल जो होती है वो 4700 मीटर पर सेकेंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। कांच में ध्वनि की चाल जो होती है वो 3980 मीटर पर सेकेंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। और समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर बरकरार रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया ओपन 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ध्यान दीजिएगा, सात्विक राईराज और चिराग रेड्डी के द्वारा जीत लिया गया है कोरियन ओपन 2023। ध्यान दीजिएगा, कोरियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में फाइनल में भारत के सात्विक राईराज, रंकी रेड्डी और चिराग सेठी की जोड़ी ने जीत हासिल कर ली है। भारत के इन दोनों खिलाड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो को रोमांचक 3 गेम पुरुष युगल फाइनल में 17-21, 21-13, 21-14 से हराकर कोरिया के योसू में कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। अब जरा देख लीजिएगा
इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन से संबंधित कुछ बात। तो इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। इंटरनेशनल फेडरेशन बैडमिंटन की शुरुआत, वर्तमान समय में इसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है। भारत में अगर बात किया जाए तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 ईस्वी में ही किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट किसका उदाहरण होता है? तो ध्यान देंगे, क्वार्टजाइट जो होता है वो फ्रेमवर्क सिलिकेट का उदाहरण होता है। फ्रेमवर्क सिलिकेट का उदाहरण होता है क्वार्टजाइट। क्लियर। क्वार्टजाइट होता क्या है? तो यह क्रिस्टलीय यौगिक होता है जिसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। यह एक फ्रेमवर्क सिलिकेट का उदाहरण होता है जिसमें कोई एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है। फ्रेमवर्क सिलिकेट क्या होता है? तो इसमें सभी 4 ऑक्सीजन परमाणुओं को साझा किया जाता है, जिसके बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड इकाइयां पाई जाती है। यह एकल या दुगनी श्रृंखला का हो सकता है। चक्रीय सिलिकेट क्या होता है? इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड पर -4 इकाइयां होती है जो चक्रीय तरीके से जुड़ी होती है। इसमें प्रत्येक इकाई के बीच 2 ऑक्सीजन परमाणु साझा किए जाते हैं, जैसे कि बेंटोनाइन। क्वेश्चन पूछेगा कि चक्रीय सिलिकेट का उदाहरण इनमें से कौन है? तो बेंटोनाइन चक्रीय सिलिकेट का उदाहरण है। अनंत शीट सिलिकेट क्या होता है? तो यह सिलिकेट के प्रमुख घटक SiO2 और -4 टेट्राहेड्रेन है। इसके केंद्र में सिलिकॉन होता है और टेट्राहेड्रोन को 4 कोनों पर 4 ऑक्सीजन परमाणु रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए अभ्रक, क्लोराइड्स, टेल्कस और सर्पेंटीन, ये सभी अनंत शीट सिलिकेट के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल जो थे वो भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था, जिसने जब्ती प्रणाली को लागू किया था। यह मुगल सम्राट अकबर के दरबारों के नवरत्न में से एक हुआ करते थे। इन्हें भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करने हेतु जाना जाता है। जब्ती प्रणाली का प्रचलन अकबर के शासनकाल में हुआ था, परंतु इसका सबसे पहला प्रयोग शेर शाह ने किया था। पहला इसका प्रचलन हुआ था अकबर के शासनकाल में, लेकिन अकबर इसका प्रयोग न करके शेर शाह ने इसका पहला प्रयोग किया था। राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में, राजा टोडरमल जो थे वो 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा वरासत अभियान की शुरुआत किया गया है? वरासत अभियान की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत भूमि संबंधी विवाद जो है उसको रोकने के लिए यह एक अभियान है जो वरासत अभियान है। यह प्राकृतिक उत्तराधिकारी को प्रूफ करता है। इस अभियान की शुरुआत 30 मई 2023 को 2 माह के लिए अर्थात 31 जुलाई 2030 तक के 23 के लिए किया गया है। तो ये मात्र 2 महीना के लिए 30 मई 2023 को लागू किया गया था और इसे 31 जुलाई 2023 को समाप्त कर दिया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दे का समाधान करना और भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकारों पर ग्रामीण के शोषण को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था जीवाणु की खोज। सन 1683 ईस्वी में हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था, अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के तहत किया जाता है। जीवाणु का नाम जो है 1829 ईस्वी में पड़ा था, एहरेनबर्ग ने इसका नामकरण किया था। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है? तो प्रोग्राम लिखने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे ही कंप्यूटर भाषा में प्रोग्रामिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एफडीआई की शुरुआत कब की गई थी? 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी, जिसके तहत एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लागू किया गया था। क्लियर। शुरुआत में एफडीआई की सीमा 51% थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 74% कर दिया गया और अब अधिकांश उद्योग के लिए 100% एफडीआई बरकरार है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विकास के लिए अनुकूल माना जाता है। यानी भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ही एफडीआई के विकास को अनुकूल बनाया गया है। यानी एफडीआई को कहने का मतलब यह है कि एफडीआई जो है उसको मापने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भारत में अपनाया गया है। भारत में विदेशी निवेश के प्रमुख नियामक जो है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, अन्य संबंधित सरकारी विभाग और मंत्रालय के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे एफडीआई नियमों को प्रशासित करने का अधिकार दिया गया है। भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में
83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया, जो अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श निम्नलिखित में से किस घटना या संविधान से प्रेरित किया गया है? रूसी क्रांति से 3 प्रकार के न्याय व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय व्यवस्था की चर्चा रूसी क्रांति 1917 ईस्वी से लिया गया है। सामाजिक न्याय का से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक न्याय का मतलब है किसी भी मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव का निषेध माना गया है। प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ कराए जाएंगे, ये सामाजिक न्याय हुआ। आर्थिक न्याय क्या हुआ? तो इसका उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत न होना, यानी कि धन संपत्ति का वितरण जो है वो समाज में हर वर्ग को समान रूप से मिले, इसे आर्थिक न्याय कहा जाता है, प्रस्तावना में इंगित किया गया है। राजनीतिक न्याय क्या है? तो इसका मतलब यह है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, चाहे वह राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर आक्रमण कर किसे पराजित किया था? हरि सिंह देव को। हरि सिंह देव जो थे, ध्यान रखेंगे, ये जो थे वो कर्नाट वंश के शासक थे। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापस कर रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो इसने कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पर आक्रमण कर दिया। हरि सिंह देव जो थे वो 1295 से लेकर 1324 ईस्वी तक अंतिम कर्नाट वंश के शासक साबित हुए। गयासुद्दीन तुगलक 1324 ईस्वी में इन पर आक्रमण किया और इसके उपरांत इसे पराजित कर दिया और पहली बार सल्तनत काल आधिपत्य बिहार पर भी हो गया। कर्नाट वंश का अंत इसी के साथ हो गया। अतः हरि सिंह देव जो है वो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हुए। कर्नाट या कर्नाट राजवंश जो है वो 1097 ईस्वी में नान्यदेव के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इस राजवंश की 2 राजधानियां थी जो नेपाल के 12 जिले में सिमरौनगढ़ और बिहार के दरभंगा में स्थित थी, जो गंगदेव के शासनकाल के दौरान दूसरी राजधानी बनी। राज्य ने उस क्षेत्र को नियंत्रित किया जिसे आज भी हम भारत के बिहार राज्य में तिरहुत या मिथिला के रूप में जानते हैं। तो वर्तमान समय में इसका अवशेष जो है वो तिरहुत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान का 3 प्रतिरोध है समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ। परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। जो समानांतर क्रम में दिया हुआ रहेगा तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1/RS बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी रूप में डॉट डॉट डॉट। क्लियर? यही होता है फॉर्मूला। तो 1/R निकालना है, RS का मान निकालना है। 1/R1 कितना दिया हुआ है? 9 ओम प्लस दिया हुआ है 1/4 ओम दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस जो है 1/12 है। क्लियर? इसको ले लेंगे एलसीएम 36, 9 4 36 प्लस 4 9 36 प्लस 12 3 36, 9 3 12 4 16/36 हो जाएगा। तो ये तो मान आ गया 1/RS बराबर 16/36। अब इसी को R का मान ज्ञात, RS का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 36/16, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, बाकी बच गया 4, 16 दूनी 32, फिर बच गया 4, 16 दूनी 32, इस रूप में ज्ञात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना, अच्छा इसमें 16 दूनी 32 16 दूनी 32 कर दी, 16 दूनी 32, अच्छा अवरी इस बार 8 बचेगा तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो दिग्बोई असम में भारत का सबसे पुराना तेल भंडार स्थित है, जो दिग्बोई में तेल क्षेत्र के लिए नहर कटिया में रिफाइनरी तेल बनाया गया है असम में। भारत में पेट्रोलियम उद्योग जो है वो 1889 ईस्वी में शुरू हुआ था, जब देश में पहला तेल भंडार असम राज्य के दिग्बोई शहर के पास खोजा गया था। कब? 1889 ईस्वी में। भारत में प्राकृतिक गैस उद्योग 1960 ईस्वी के दशक में असम और महाराष्ट्र, जो मुंबई हाईफील्ड के रूप में जाना जाता है, गैस क्षेत्र की खोज के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था नागासाकी पर 1945 ईस्वी में प्रयोग किया गया बम में। ध्यान देंगे 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर फैटमैन नाम के गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम 239 का विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जबकि 6 अगस्त 1945 ईस्वी में हिरोशिमा पर गिराए गए
लिटिल बॉय के नाम से परमाणु बम गिराया गया था तथा इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। क्लियर। तो आपको पूछा है 1945 में नागासाकी वाला, यानी कि 9 अगस्त वाला, 9 अगस्त नागासाकी, 9 अगस्त पर नागासाकी, जबकि पहली बार 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर। क्लियर। जिसमें लिटिल बॉय, पहले वाला में लिटिल बॉय छोटका, लिटिल माने छोटका, फाइट माने मोटा, मतलब यह 9 अगस्त को बाद वाला में गिराया गया। क्लियर, नागासाकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? 23 फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय किया जाता है। किसी कृषि या उपज जैसे कि गेहूं, धान आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वो उपज नहीं खरीदी जा सकती है। इसे भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है और इसे तय करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया गया है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। इसके द्वारा 23 फसलों के लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी किया जाता है, जिसमें 7 अनाज के लिए होता है, धान, गेहूं, 7 अनाज, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी, ये 7 हो गया अनाज। 5 होता है दलहन, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 होता है तिलहन, सोयाबीन, तिल, कुसुम, मूंगफली, सूरजमुखी, तोरिया, सरसों और नाइजर बीज। इसके अलावा 4 व्यावसायिक फसल आता है, कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट। क्लियर। तो सभी कुल 23 फसल आ जाता है, 23 फसल का MSP जारी किया जाता है CACP के द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत। क्लियर। CACP जो है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस का गठन जनवरी 1965 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग के नाम से किया गया था। इसे बाद में 1985 ईस्वी में CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस नाम दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है? ध्यान देंगे, डेट्रॉइट एक तरफ औद्योगिक केंद्र, दूसरे तरफ संबंधित उद्योग। तो डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ऑटोमोबाइल केंद्र के लिए डेट्रॉइट जाना जाता है, अमेरिका के मिशिगन शहर में स्थित है। मैगिटो गोर्स या लॉ इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, जो कि बिल्कुल पूरी तरीका सही है। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए जाना जाता है। बर्मिंघम जो है, ध्यान दीजिएगा, बर्मिंघम जो है वो लौह इस्पात के लिए, न कि जल पोत निर्माण के लिए है। यह क्या है? लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है ब्रिटेन का बर्मिंघम शहर। क्लियर। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? हरियाणा के पीथमपुर को कहा जाता है, जहां ऑटोमोबाइल निर्माण सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी का निर्माण होता है, उसे वहां का डेट्रॉइट कहा जाता है। क्लियर। दुनिया का सबसे बड़ा डेट्रॉइट कहाँ है? वो है अमेरिका के मिशिगन शहर में। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ध्यान देंगे, संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कई समिति की नियुक्ति की, जिसमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी छोटी समितियां थी। वो 8 प्रमुख समिति का नाम नहीं ले लेते हैं और उसके अध्यक्ष का। तो ध्यान देंगे, पहला है संघ शक्ति समिति, दूसरा है संघ संविधान समिति और तीसरा है राज्य के लिए समिति। ये 3 हो गया और ये तीनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य के लिए समिति का गठन जो हुआ था, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। चौथे पर है प्रांतीय संविधान समिति। 5वां है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। ये दोनों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 6ठा रूप में आता है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। और 7वां में आता है प्रक्रिया नियम समिति और 8वां में आता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप इतना ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में आएगा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, PDF जरूर लीजिएगा, रिवीजन डेली कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा चीज है, प्रैक्टिस ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कैसा आप कुछ चीज सीखिए, एग्जाम्स जो हो गया उससे कुछ सीखना चाहिए हमें कि क्या प्रीवियस ईयर के से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्या हमें वो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर आगामी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा, PDF जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।